नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सहायक आचार 6 to 8 में जिन लोगों ने अंग्रेजी का पत्र का चयन किया है उसमें लिटरेचर का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे थे। इसमें हमने अब तक नॉवेल और ड्रामा से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते थे उस पर चर्चा की है। आज की क्लास में हम जो जितने भी पोएम्स हमारे लिए मतलब कि रिकमेंडेड हैं 9 पोएम्स हैं ना, तो 9 पोएम से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबों को देखेंगे, है ना। चूँकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, 23 से 6 to 8 की परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएगी और अब एडमिट कार्ड भी मेरे ख्याल से सिटी इंटीमेशन दे दिया गया है ना। तो आप लोग चेक कर सकते हैं और तैयारियों को आप और बेहतरीन बनाने के लिए आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं ना। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जो कविताएं हैं, जो पोइम्स हैं, उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा अधिक होगा तो आपको संयम बना रखें, धैर्य बना रखें, लेकिन इतनी आपको एक वादा ज़रूर किए देता हूँ कि इन क्वेश्चंस में दम है और इन क्वेश्चंस आपके लिए कारगर साबित होंगे, परीक्षाओं में फ्रूटफुल साबित होंगे। चलिए एक बार देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए पोएम्स कौन कौन से हैं। तो बढ़िया से पता होगा आपके लिए सोनेट 29 है बाय विलियम शेक्सपियर। इतना पता होना चाहिए कि हु हैज़ रिटेन द विच हु रोट द विच पोएम्स, मतलब कि पोएम्स और उसके पोएट या पोएटेस है उसका नाम आपको पता होना चाहिए ना। तो सोनेट 29 है, उसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द रेनबो है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द ट्रैवलर है, उसको वॉल्टर डिला मेयर ने लिखा है। लीड काइंडली लाइट कॉर्डिनल न्यूमैन के द्वारा लिखी गई है। एंड द स्प्लेंडर फॉल्स ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ओड टू नाइटिंगेल जॉन किट्स ने लिखी है। और द हॉलो मैन टी.एस. इलियट की है। टेलीफोन कन्वर्सेशन ओल्सो इनका का है तथा अ रिवर ए.के. रामानुजन ने लिखी है ना। तो ये 9 पोएम्स हैं। 9 पोएम्स से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबों को हमने यहाँ पर एक साथ मिक्स क्वेश्चंस बनाया है ना। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप स्टडी फॉर गोल्स से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। और अंग्रेजी भाषा का अगर आपने चयन किया है तो हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको स्टडी फॉर गोल्स के ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 199 की कीमत पर आप 15+ मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपको मॉक टेस्ट परीक्षा से पहले लगाना बहुत ही लाभदायक होगा। ये बहुत ही किसी भी परीक्षा की, अब जब परीक्षा में जाना होता है आपको, उससे पहले अगर मॉक लगाते हैं तो ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है और आपको एक वास्तविक वातावरण देता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो डू चेक द मॉक टेस्ट इन द ऐप। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले सोनेट 29 से ही है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ सोनेट 29? सोनेट 29 का थीम क्या है? लव एंड फ्रेंडशिप, ऐसा है क्या? नेचर एंड ब्यूटी, ये है क्या? डेस्पेयर एंड होप, टाइम एंड मोर्टलिटी। देखिए ये इस तरीके के लगभग थीम्स होते हैं, खास करके जो पोएम हम कहते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप बहक मत जाइएगा। इस सोनेट 29 का जो थीम है वो है डेस्पेयर एंड होप। पहले जो पोएट रहता है वो डिसअपॉइंटमेंट मोड में रहता है, डेस्पेयर में रहता है, लेकिन एज सुन एज ही रिमेंबर्स हिज बिलवड एंड ही स्टार्ट, कह सकते हैं कि वो बहुत उत्साहित हो जाता है एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल, है ना। तो वो बाद में बहुत होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी। हर थीम तो डिस्पेयर एंड होप होगा इसका थीम। फिर देखिए वही क्वेश्चन है उससे 29 से ही, सोनेट 29 से। इन सोनेट 29 द स्पीकर इनिशियली फील्स, शुरुआत में किस तरह के उसके पास भाव रहते हैं, किस तरह से उसके वो महसूस करता है। तो जॉयफुल एंड कंटेंट, क्या वो ऐसा रहता है जॉयफुल और कंटेंट? लोनली एंड डिप्रेस्ड, एंग्री एंड वेंजफुल, पीसफुल एंड सीरीन? नहीं, तो जो शुरू रहता है वो बहुत लोनली एंड डिप्रेस्ड रहता है वो, है ना। उसकी अगर शुरुआती लाइन देखेंगे तो उसमें अपनी लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट को पूरा शो करता है इस पूरी सोनेट में, है ना। तो ही फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड एट द इनिशियल लेवल ऑफ हिज पोएम। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड इन द लाइन एंड ट्रबल डेव हेवन विथ माई बुकलेस क्राइज?
ये जो लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ना। तो यदि आप थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़े होंगे तो ये बहुत आसान है। देखिए इस तरीके से, एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बुकलेस क्राइज। तो कैसे कैसे क्राई को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है ना, डेफ को किया गया है। तो हेयर द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया किसी निर्जीव चीज़ को जब हम एक सजीव चीज़ की तरह या सजीव चीज़ की या फिर इंसानियत के गुण उसमें दिखाना शुरू करते हैं, दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण हिंदी में कहते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, व्हाट कॉजेज द स्पीकर्स मूड टू चेंज इन सोनेट 29। कौन सी ऐसी घटना या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि पूरा जो पोएट है उसका मूड चेंज हो जाता है। तो द अराइवल ऑफ अ न्यू फ्रेंड, द थॉट ऑफ अ लव्ड वन, एन इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटस, अ चेंज इन वेदर। ऐसा है क्या? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द थॉट ऑफ अ लव्ड वन। वो जब अपनी प्रेमिका या प्रेयसी जो भी है प्रेमिका को जब याद करता है, अपनी किसी या कह सकते हैं बिलवेड को याद करता है, उसके बाद से उसका पूरा मतलब कि माइंड सेट ही, उसका पूरा इमोशनल स्टेटस भी बदल जाता है ना। तो वो डिसअपॉइंटमेंट से जॉय की तरफ बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, द फ्रेज बूटलेस क्राइज इन सोनेट 29 मीन्स क्या? जो बूटलेस क्राइज है इसका क्या मतलब है इस सोनेट में? तो क्राइज विदाउट शूज, लाउड क्राइज, क्राइज विदाउट पर्पस और रीजन, और क्राइज ऑफ जॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि क्राइज विदाउट रिजल्ट, मतलब कि बेमतलब करो ना, बिना किसी कारण का, बिना किसी उसका परिणाम का, है ना। तो उसको कह रहा है बुटलेस क्राई सोनेट 29 में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू व्हेन, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू व्हेन फीलिंग जॉयफुल। जब वो अपने आप को जॉयफुल महसूस करता है तो किससे कंपेयर करता है? ए बर्ड सिंगिंग एट डान, क्या उससे करता है जो कि सुबह हमें या भोर में, डान का मतलब क्या होता है? डान मतलब भोर, दो, जैसे को गोधूली के बेला गए थे ना, तो क्या सुबह में जो चिड़िया गाती है, चहचहाती है, उससे खुद को तुलना करता है। अ रिच मैन काउंटिंग हिज वेल्थ, ए किंग इन हिज किंगडम, अ स्टूडेंट एक्सेलिंग इन स्टडीज। नहीं, कवि है तो वो कुछ तो ऐसा उपमा देगा, कुछ तो ऐसी बात कहेगा जो नेचुरल होगी, कुछ तो बात करेगा ना, थोड़ा रोमांस टाइप का। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अ बर्ड सिंगिंग एट डान। Go to the 7. Let's go to the next question, that is 7. Which of the following best describes the structure of a sonnet 29? Sonnet 29 के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें से में कौन सी बात सही है? सो इट्स द शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ, when we talk about the sonnets in English literature, we have two kinds of sonnets. The first one is Petrarchan sonnets or one is Shakespearean sonnets. तो ये है सोनेट के बारे में आप जानते हैं। सोनेट इज अ काइंड ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स, है ना। तो इसमें शेक्सपियर का एक प्रकार है और एक पेट्रार्कन सोनेट कहे जाते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, द लाइन हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट सिग्निफाइज व्हाट शिफ्ट इन द पोएम। ये जो लाइन है उस समय का है जब पोएट का शिफ्ट होता है माइंड एकदम डिसअपॉइंटमेंट से या डिस्पेयर से कहिए जॉय की तरफ, है ना। एक तरीके से कहिए डिसअपॉइंटमेंट से हैप्पीनेस की तरफ, है ना। तो इसमें कह रहा है व्हाट शिफ्ट इन द पोएम, तो फ्रॉम नाइट टू डे, फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। यस, तो जैसा मैंने कहा इट सिग्निफाइज द डिस्पेयर टू होप। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। तो ये पोएम ही पूरा है एक डिसअपॉइंटमेंट से होप की तरफ, डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट से हैप्पीनेस की तरफ, और उसके पीछे एक ही कारण है कि व्हेन ही रिमेंबर्स और व्हेन ही थिंक्स अबाउट द बिलवेड वन। हाँ देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज स्टेट आफ्टर थिंकिंग ऑफ द लव्ड वन। वो अपने स्टेट को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? एज लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, क्या एक लार्क इज ए काइंड ऑफ बर्ड आई थिंक, है ना। तो एक बर्ड की भांति खुद को तो वो करता है जो कि सुबह
वो जागती है, उठती है ना। एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता था ना, वैसे ही कुछ। एज ए किंग विथ बाउंडलेस पावर, एज ए सेलर सर्चिंग रीचिंग शोर, एज ए बेगर फाइंडिंग गोल्ड ना। सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। पोइट्री का जिसको थोड़ी बहुत ज्ञान है वो इजीली कर सकता है। एज ए लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे मतलब दिन की शुरुआत में एक चिड़िया का जो जगने का समय होता है उस तरह का उसको फील होता है, उस स्थिति से अपने आप की स्थिति का तुलना करता है। हाँ, फाइनल का प्लेट देखिए, इसमें आप देखेंगे इस पोएम की खासियत क्या है कि आप जानते हैं 14 लाइन्स के होते हैं, तो जो ये 3 उस वो में है भाग में, एक तरीके से पोएम को इसने बांटा है 4-4 लाइन का। उसके बाद आखिरी जो 2 हैं उसको कपलेट में रखा है, दोहा जिसको हम लोग कहते हैं। तो कह रहा है द फाइनल कपलेट ऑफ सोनेट 29 एक्सप्रेस, क्या वो बताता है? रिसेंटमेंट एंड बिटरनेस, ग्रेटिट्यूड एंड जॉय, इंडिफरेंस एंड एपैथी, कंफ्यूजन एंड अनसर्टिनिटी। नहीं, लास्ट जो लाइन है वो बड़ा अच्छा है। इट शोज ग्रेटिट्यूड एंड जॉय, है ना। उस कहता है, देखिए लास्ट लाइन है कुछ किंग्स और ब्रिंग्स ऐसे करके, तो अपने आप को इस तरीके से लास्ट लाइन का भाव मुझे याद आ रहा है कि अब वो अपनी प्रेमिका का याद से अपने आप को एक राजा की भांति मतलब महसूस करने लग जाता है ना। सो दिस वन वुड बी द करेक्ट वन। हाँ, 11 हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द रेनबो। हाँ, नेक्स्ट पोएम हम पहुँच रहे हैं। तो पोएम जो रेनबो है उसको किसने लिखी है? तो जॉन किट्स ने लिखी है क्या? नहीं, जॉन किट्स ने नहीं लिखी है। जॉन किट्स ने तो ओ टू नाइटिंगेल लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट डज द रेनबो सिंबलाइज इन वर्ड्सवर्थ पोएम? वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है रेनबो, है ना, व्हाट डज द रेनबो सिंबलाइज इन वर्ड्सवर्थ पोएम? वर्ड्सवर्थ के पोएम में रेनबो किस बात का संकेत करता है? अ साइन ऑफ बैड वेदर, क्या एक खराब मौसम का वो सिग्निफाई करता है? अ रिमाइंडर ऑफ नेचर्स ब्यूटी, अ ब्रिज टू अनदर वर्ल्ड, अ वार्निंग ऑफ डेंजर। नहीं, ये सीधी सीधी बात क्या करता है? हम अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं तो ही इज़ द पोएट ऑफ नेचर, he is the poet of beauty, particularly he is known as the nature poet. So the rainbow is the reminder of nature's beauty, है ना, प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक है रेनबो। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, which lines of the poem reflect Wordsworth's emphasis on the continuity of nature and life? वो कौन सी लाइन है जिसमें वह यह इस बात पर जोर देता है कि प्रकृति की जो सौंदर्य और जीवन है वो सतत है, निरंतर है? तो माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, क्या ये लाइन? सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। नहीं, तो इसकी बात है कौन सा? हाँ, ये फेमस लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसको कई बार पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब इसका मतलब क्या है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप्स द योर यूथ, है ना। तो इस सेंस में कहा गया है कि जो ब्यूटी, जो बचपन में जो रेनबो आपको जो हैप्पीनेस देती थी वो हैप्पीनेस यूथ में भी देता है और वो आपको ओल्डर डेज में भी देंगी। तो कह रहा है कि नेचर हैज़ कंसिस्टेंट लव फॉर और कंसिस्टेंट फीलिंग, मतलब एक जैसा ही फीलिंग है उस चीज़ को देखने के बाद। तो वो बात कहना चाह रहे हैं इसमें। 13 हो गया। 14 नंबर देखो, व्हाट इमोशन डज वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम? जो उनकी शुरुआती लाइन है वो किस तरह का एक्सप्रेस करती है? व्हाट इमोशन, वो किस तरह के इमोशन को एक्सप्रेस करती है? तो सौरव को एक्सप्रेस करती है क्या, फियर को, जॉय को, या एंगर को? नहीं, पूरा जॉय है इसमें, नेचुरल ब्यूटी को उसने जॉय है पूरा, है ना, तो जॉय को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। 15 नंबर, विच लाइन इंडिकेट्स द पोएट्स डिजायर फॉर कंसिस्टेंट रिलेशनशिप विथ नेचर थ्रू आउट हिज लाइफ? कौन सा ऐसा लाइन है जो उसका नेचर के प्रति कंसिस्टेंट रिलेशनशिप को शो करता है? माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, क्या ये सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड? हाँ, तो ये लाइन देखिए कि ये जो खूबसूरती है, ये जो सौंदर्य है वो तब तक चलेगी जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ, है ना।
तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? उसका मतलब क्या है? तो चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, एडल्ट टीच चिल्ड्रेन हाउ टू लिव, क्या ये है बात? पहला है ये है क्या, एडल्ट टीच चिल्ड्रेन हाउ टू लिव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप्स एडल्ट कैरेक्टर, अभी मैंने बात बता रहा था। और द थर्ड फोर्थ वन, फादर शुड बी चाइल्ड लाइक इन स्पिरिट, नहीं। सो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट लाइन और द पैराडॉक्सिकल लाइन है ना, चूंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पैराडॉक्सिकल है, अगर आप उसका मीनिंग देखना चाहें तो ये इसमें पैराडॉक्स यूज किया गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि व्यक्ति का पिता बच्चा कैसे हो सकता है ना, उलटवासी। तो इस वजह से यह इसका जो मीनिंग है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग वो ये है कि जो हमारे बचपन के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही हमारे यंग डेज को शेप करते हैं, आकार देते हैं। हाँ 17, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम? जैसा अभी मैं बता रहा था, इन द पोएम कहने का मतलब है सीधा सीधा द पोएम रेनबो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। सो पैराडॉक्स इज यूज्ड बाय द, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स is a literary figures in which two contradictory statement is made, है ना, दो contradictory statement को हम वो करते हैं, जैसा कि the child is the father of man, ऐसा इसमें दिखाया है। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, what is the structure of the poem the rainbow? what is the structure of the poem the rainbow? उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है? तो यह एक लिरिक पोएम है, लिरिक पोएम, इट्स अ लिरिक पोएम, है ना। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, विल मूव रादर रैपिडली बिकॉज वी हैव टू कवर 70 क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? पोएम का टोन क्या है? ये मेलंकोलिक है, ये रिफ्लेक्टिव है, ह्यूमरस है, या फिर एंग्री है? इसका जो है वो रिफ्लेक्टिव है, थोड़ा इसका टोन आप देखेंगे तो। हाँ 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, what does the poet hope for his future in relation to nature? what does the poet hope for his future in relation to nature? वो नेचर के प्रति किस तरह का रिलेशन होगा इसके बारे में सोचता है। टू बी इंडिफरेंट टू नेचर, उसके प्रति कोई उसका इंडिफरेंट है, मतलब कि भाव शून्य है। टू मेंटेन ए सेंस ऑफ वंडर एंड कनेक्शन विथ नेचर, द स्टडी नेचर साइंटिफिकली, टू एस्केप फ्रॉम नेचर, नथिंग लाइक दैट। द सेकेंड वन इज द करेक्ट वन, to maintain a sense of wonder and connection with nature। so ये वो इस तरीके का रिलेशन वो फ्यूचर में भी रखना चाहता है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन 21, who is the speaker in the poem the traveler? we are now moving to the next poem, that is traveler by वॉल्टर डे ला मेयर। एक मिस्टिक पोएम है, एक थोड़ा मिस्टीरियस काइंड ऑफ पोएम है। देखिए, तो ही इज द स्पीकर इन द पोएम द ट्रैवलर, उसमें कौन है नरेटर या वो? तो द ट्रैवलर himself is the narrator। ओके, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट है आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पोएम? जो पोएम है ट्रैवलर, उसका सेटिंग कहाँ है? मतलब सेटिंग का मतलब होता है कि किस जगह पर वो पूरी कविता की पटकथा लिखी जा रही है, कहाँ पर वो घट रही है, वो घटना है ना। नॉवेल्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, सबका अपना सेटिंग होता है। सेटिंग मीन्स द प्लेस इन विच द इंसिडेंट्स आर अकरिंग, है ना, घटनाएं जहाँ घट रही है। सो हेयर इन दिस पोएम द सेटिंग इज अ डेजर्टेड हाउस, एक घर है जहाँ पर ये सारी बातें कही, घर है जहाँ पर कभी जाता है, खटखटाता है, आवाज़ें उसको एक तरीके से इमेजिनेशन में वो सब आवाज़ें सुनता है और लगता है कि कोई है, बट रियलिस्टिकली देयर इज नो पर्सन इनसाइड द हाउस। 23, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? पोएम का अगर सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम का सीधा मतलब है ट्रैवलर पोएम का सेंट्रल थीम क्या है? एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, लव एंड लॉस, लोनलीनेस एंड मिस्ट्री, नेचर एंड ब्यूटी। तो ये नेचर और ब्यूटी वाला बात नहीं है, लोनलीनेस और मिस्ट्री को शो करता है ना, क्योंकि बहुत सारे घोस्ट का वहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंज साउंड्स वहाँ आती हैं, तो दैट शोज द मिस्ट्री और ए काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट आल्सो, बट उतना नहीं है, बट मिस्ट्री इज देयर। 24, how does the traveler try to gain entry into the house? वो
जो ट्रैवलर है घर में कैसे एंट्री करना चाहता था, बाय कॉलिंग आउट, बुलाकर, मतलब आवाज लगाकर, ऐसा है क्या, बाय नॉकिंग आउट द डोर, या बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वो दरवाजा को खटखटाता है। इज देयर इनसाइड द हाउस, इस टाइप से, इज देयर एनीबडी इनसाइड द हाउस, इस तरीके से बोलता है। तो कुछ सुनता नहीं, बट ही इमेजिन, बिकॉज ही इज अ पोएट एंड ही इमेजिन्स, and he thinks that yes, I am able to hear the sounds of the people who used to live here in this house, इस तरीके से। What is the traveler's reactions to the silence he encounters, जो वहाँ की खामोशी है, वहाँ की जो शांति है, उससे जब उसका सामना होता है तो किस तरीके का रिएक्शन लेता है। वो इंडिफरेंस रहता है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्यूरियोसिटी जागती है उसमें, या फियर होता है। यस, ही इज वेरी मच क्यूरियस अबाउट द साइलेंस, और खामोशी के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है। या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। Which literary device is predominantly used to create the poem's atmosphere? Which literary device, किस तरीके के मतलब कि literary device यूज किए गए हैं, किस लिए यूज टू क्रिएट ए पोएम्स एटमोसफेयर, इस कविता की पूरी माहौल बनाने के लिए किस तरीके की वो यूज की गई है। क्या यूज किया गया है, लिटरेरी डिवाइस। तो इमेजरी, बड़े बहुत बीम भी यूज किए गए हैं ना, इसको बीम कहते हैं हिंदी में, है ना। तो उसने बीम वो बहुत यूज किए हैं, ठीक, जैसे घोस्ट वगैरह का उसने यूज किया है। साइलेंस के जरिए इस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं जैसे लग रहा हो कि सच में भूत प्रेत और आत्माओं का पूरा निवास है उस स्थान। तो देयर आर मेनी इमेजरी आर देयर इन द पोएम। 27. What does the traveler hear that adds to the mystery of the poem? क्या ऐसा सुनता है जिससे कि वह उस मिस्ट्री को और अधिक उसमें क्या समझिए कि मिस्ट्रियस बना देता है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ रहता है ना। सो तो 27, तो उसमें उसका घोस्ट का आवाज़, एक तरीके से देखिए वो उस पोएम में आप देखेंगे तो घोस्ट का आवाज़ जो उसमें वो दिखाता है वो और अधिक मिस्टीरियस बना देता है उसको, पोएम को। 28 देखिए, हाउ इज द एटमोसफियर डिस्क्राइब इन द पोएम। एटमोसफियर मीन्स द एटमोसफियर ऑफ दैट, कह सकते हैं कि अराउंड द हाउस, उस घर के आसपास उस कविता में किस तरह की एटमोसफियर है। वार्म एंड इनवाइटिंग, कोल्ड एंड एरी, ब्राइट एंड चेयरफुल, डार्क एंड ऑप्रेसिव। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी छपी है, कोल्ड एंड एरी। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, और एरी का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, मतलब कि डरावना। ठंडा भी है और डरावना भी है ना, इसका मतलब होता है फ्राइटनिंग। एरी का मतलब स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। तो उस तरीके का उसको साउंड, मतलब कि माहौल है वहाँ का, एटमोसफियर पूछ रहा है ना। हाँ देखिए अगला 29। What is the significance of the repeated knocking in the poem? What is the significance of the repeated knocking in the poem? It symbolizes persistence, it represents aggression, it conveys hopelessness, it signifies desperation. नहीं, ये signifies करता है, it symbolizes persistence, कि वो लगातार बातचीत करना चाह रहा है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। उस कवि जो है बहुत तरह के अंदाजे लगाता है उन घर, उस खाली घर के बारे में, जो पहले लोग रह रहे हैं उनके बारे में बहुत सारे अटकलबाजियाँ करता है ना, बहुत सारी चीज़ों का एज्यूम करता है। तो उसी में वो कहता है कि किस तरीके के उनके ऑक्यूपेशन क्या रहेंगे। दे आर वेलकमिंग, दे आर ऑप्शन, they are hostile, they are indifferent। हाँ, तो इसमें सीधी सीधी से बात है ना कि वो है ही नहीं, they are option है ही नहीं। What can be inferred about the occupants of the house, है ना, तो है ही नहीं, घर में कोई है ही नहीं। What can be inferred about the occupants, sorry occupation मैंने पढ़ दिया था इसलिए वो बात हो गई। तो occupants of the house, so they are option। देखिए 31 क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द और सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम लीड कैंडल लाइट। नेक्स्ट पोएम हम बढ़ गए हैं, ख्याल से फोर्थ होगा शायद, हाँ फोर्थ पोएम
लीड कैंडल लाइट, ये कॉर्डिनल न्यूमैन एक पृष्ठ है, उसने एक बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पोएम लिखी है ना। तो इसमें कुछ गॉडली और कुछ डिवाइन काइंड ऑफ चीज़ों का यहाँ जिक्र होगा। तो देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लीड कैंडल लाइट? एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें एक्सप्लोरेशन है। गाइडेंस थ्रू लाइफ्स जर्नी, यस। तो यहाँ पर आप गॉडली पावर पर, डिवाइन पावर पर हमें अपने आप को डिवोट करने का, अपने आप को सरेंडर करने की बात कही जा रही है। सो द सेंट्रल थीम इज गाइडेंस थ्रू लाइफ जर्नी बाय ए डिवाइन पावर और गॉड और ऑलमाइटी वन से। 32, व्हाट डज द लीड इन द टाइटल सिंबलाइज? जो लीड है वो किस बात को का प्रतीक है? A metal used in church decorations, तो क्या ये बात है? टाइप ऑफ म्यूजिकल नोट? नो। डिवाइन गाइडेंस, लीड इज रिप्रेजेंट डिवाइन गाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जनरली, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चंस से आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। लेट्स होप दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, और मेरे ख्याल से आने चाहिए क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चंस लग रहा है मुझे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन कीप दो माय फीट आई डू नॉट आस्क टू सी? इसमें क्या यूज किया गया है? क्या इसमें सिमिली दिख रहा है? सिमिली तो नहीं दिख रहा है। सिमिली में होता है ना एज लाइक, है ना, माय हेयर इज एज लाइक एज ब्लैक एज कोल, इस तरीके से कुछ कहते हैं ना, कि उस तरीके से होता है। तो उसमें वो सिमिली अलग होती है। मेटाफोर जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। पर्सोनिफिकेशन जब हम एक निर्जीव चीज में सजीव चीजों के गुण दिखाने लग जाते हैं। हाइपरबोल जब एग्जैजरेट करते हैं चीजों को, है ना। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। देखिए, कीप दो माई फीट आई डू नॉट आस्क टू सी, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि मुझे अगर देख पा रहा हूं मैं, am I right? यस, पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। लेट मी चेक। 33 ना? यस, 33 इट शुड बी पर्सोनिफिकेशन। यस, इट्स ए पर्सोनिफिकेशन। इट बी पर्सोनिफिकेशन। 34, what does the speaker request in the line I do not ask to see the distance in one step enough for me? तो what does the speaker request in the line? ये क्या, किस बात का अनुरोध कर रहा है? To see the whole path of life clearly, to travel to a new country, to find lost treasure, to have a specific vision? नहीं, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है to see the whole path of life clearly, उस बात का वो मीनिंग है। देखिए अगला 35, व्हाट इज द इमोशनल टोन ऑफ द हीम? हीम कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्रेयर, समझ लीजिए, है ना। हीम कहते हैं सूक्ति, हिंदी में होता है। तो हीम का मतलब होता है सूक्ति या फिर काइंड ऑफ प्रेयर, और काइंड ऑफ प्रेयर समझ लीजिए, है ना। तो ये काइंड है, सॉरी एक हीम है, ये काइंड ऑफ प्रेयर। तो इसमें जो क्या है, what is the emotional tone of the hymn, the lead and the light? Joyful and celebratory, ऐसा है क्या? Somber and reflective, yes, the tone of the poem is somber and reflective है, चूँकि थोड़ा गहरे अर्थ में भी जा रहा है ना, तो इसलिए आदमी को रिफ्लेक्शन के लिए मतलब इसमें मौका है। 36, what is the central theme of the Splendor Falls? मेरे ख्याल से नेक्स्ट पोएम हो गया Splendor Falls, yes, Splendor Falls by Tennyson, yeah, टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो उसका पोएम है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्प्लेंडर फॉल्स? इसका क्या है? नेचुरल्स ब्यूटी, द पैसेज ऑफ टाइम, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, इसका है क्या? द पावर ऑफ लव, क्या है इस पोएम का थीम? द नेचुरल्स ब्यूटी। 36 ना, 36 का है ना। इसमें तो वर्ड्सवर्थ, सॉरी, टेनिसन ने नेचुरल ब्यूटी की बात की है ना, तो ये नेचुरल ब्यूटी ही होगी। सो द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज, यस, नेचुरल ब्यूटी। 36 कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा है मुझे? हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं है। 37 देख लीजिए एक बार। विच लाइन फ्रॉम द पोएम बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पोएम्स मूड ऑफ मेलांकोली? Which line from the poem best reflects the poem's mood of melancholy? आज इसमें कह रहा है कि कविता का कौन सी ऐसी पंक्ति है या लाइन है जिससे कि
कवि के मेलांकोलिक मूड, मेलांकोलिक मतलब एक कही कि दुख या फिर डिसअपॉइंटमेंट वाला मूड का पता चलता है। द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स, नहीं, द बैक बैट नाइट हैज फ्लोन, ऐसे द ग्रेट ग्लोब ऑफ मेनी कलर ग्लास, द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स, नहीं, ये लाइन देखिए, द ब्लैक बैट नाइट हैज फ्लोन, ये उसके मेलांकोलिक मूड का मतलब कि एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। 38 देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल्स वॉल्स इन द पोएम, तो ये है किस चीज को प्रतीक है यह, इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ सनसेट, इट सिंबलाइजेस द पासिंग ऑफ टाइम एंड डिके, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंडर एंड एंशिएंट आर्किटेक्चर, तो ये इसके रिप्रेजेंट करता है। 38 का सी होना चाहिए, 38 सी, यस, इट रिप्रेजेंट्स द ग्रैंडर ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर, है ना। 39 देखिए, द फ्रेज द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स प्राइमरीली appeals to the sense of sight, sound, touch और taste, it's represents the sound, सॉरी साउंड कह रहे हैं, साइट, है ना। अब क्या देखेंगे उसमें, देखने वाली चीज। 40 नंबर देखिए, what does the poem suggest about human existence through its imagery and tone, क्या है, what does the poem suggest about human existence through its imagery and tone, लाइफ इज फ्लीटिंग एंड ट्रांजाइंट, मतलब इस जो पोएम है आपका, कौन सा पोएम, ये स्प्लेंडर फॉल्स, वो क्या मैसेज एक तरीके से देता है, क्या बात कहना चाहता है लाइफ के बारे में उस इमेजरी के थ्रू। लाइफ इज फ्लीटिंग एंड ट्रांजाइंट, लाइफ जो है, जीवन जो है बहुत क्षणिक है और बहुत ही परिवर्तनशील कहिए, बहुत फ्रजाइल है, ट्रांजाइंट है ना, क्षणिक है, तो ये ऑप्शन ही सही है। देखिए अगला, What is the central theme of Ode to Nightingale, हम नेक्स्ट पोएम की ओर पढ़ के, Ode to Nightingale written by जॉन किट्स, एक बहुत लंबी और मतलब कही कि एक तरीके का थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स पोएम है, इसको देखिए। What is the central theme of the poem Ode to Nightingale by जॉन किट्स, love and passion, immortality and mortality, nature and beauty, human suffering and freedom, तो इसमें इसका क्या पूछा है, सेंट्रल थीम क्या है, लव एंड पैशन, इमोर्टैलिटी एंड मोर्टैलिटी, नेचर एंड ब्यूटी, तो क्या होगा इसका। जनरली तो हम जानते हैं कि जो किट्स है, बाबा हैं, वो ज़्यादातर लिखते हैं नेचर पर, है ना, लव पर, तो ये जो है पोएम किस पर है, इसको देखना है। तो ये जो है, ये थोड़ा सा मेलंकोलिक टोन में लिखे हैं इनको, तो ये नश्वरता और अनश्वरता के बीच का एक तरीके से पोएम है, और दोनों चीज़ों को इसमें मतलब कि वो दिखाया है ना। तो इमोर्टैलिटी एंड मोर्टैलिटी इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। देखिए अगला क्वेश्चन, इन द पोएम द नाइटिंगेल इज अ सिंबल ऑफ, क्या है, डेथ का है, ब्यूटी का है, जॉय का है, या मेलंकोली का है ना। 42, क्वेश्चन नंबर 42, एक सेकंड, बहुत पानी प्यास लग गई है, 1 मिनट की लंबी कक्षा है तो एक बूंद पानी तो बनता है। हाँ शुरू करते हैं, है ना। 42 में थे हम लोग। इन द पोएम द नाइटिंगेल इज अ सिंबल ऑफ जॉय है ना। यहाँ इसमें नाइटिंगेल को जो उसने वो किया है, वो इट्स द सिंबल ऑफ जॉय, ध्यान रखिएगा, नाइटिंगेल इज द सिंबल ऑफ जॉय। 43 देखिए, व्हाट डज किट्स विश फॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, वो शुरुआत में किस तरीके की इच्छा रखता है, टू फ्लाई विद द नाइटिंगेल, टू सिंग लाइक द नाइटिंगेल, टू फाइंड द नाइटिंगेल्स नेस्ट, टू साइलेंस द नाइटिंगेल्स सॉन्ग, तो वो किस तरीके का भाव रखता है, तो वो चाहता है कि हम नाइटिंगेल की जैसा ही उड़े, है ना, टू फ्लाई विद द नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर ए। 44 देखिए, द नाइटिंगेल सॉन्ग इज डिस्क्राइब्ड एज जॉयफुल एंड एक्सटैटिक मतलब कहे कि सौंदर्य से संबंधित है, सैड एंड मॉर्नफुल, हार्श एंड गेटिंग, सॉरोफुल एंड प्लेंटीफुल, उसका सॉन्ग को वो सॉरोफुल एंड प्लेंटिव मानता है, मतलब दुखद और दर्दनाक कहिए की तरह उसकी आवाज़ में दर्द है,
45. Which poetic device does kids frequently employ in ode to Nightingale? Alliteration यूज करता है, simile यूज करता है, metaphor यूज करता है, या onomatopoeia यूज करता है? क्या यूज करता है? Alliteration तो जानते हैं, repetition of consonant sounds in the beginning of the word, तो वो होता है simile, जानते हैं. metaphor यूज किया है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, है ना. सो तो यस 45 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मेटाफर. ही हैज यूज मेटाफर mostly in his this poem 45C. Yes. 46 देखिए. What does Keats mean by forlorn in the line "Thou wast not born for death, immortal bird"? तो what does Keats mean by forlorn? Lonely, melancholic, doomed और joyful? तो forlorn का मेरे ख्याल से मतलब है melancholic. 46 is 46B melancholic, है ना. 46 है ना. हाँ, melancholic होना चाहिए. forlorn in the forlorn, yes, melancholic होना चाहिए. 47. What does Keats contrast the Nightingale's word with? हाँ, what does Keats contrast the Nightingale's world with? The world of humans, the world of bees, the world of silence, the world of darkness. नहीं, उसने जो कंपेरिजन किया है नाइटिंगल्स के का वर्ल्ड को, वो ह्यूमन के साथ किया है, द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस. 48 क्वेश्चन के बढ़ते हैं. चलिए अब हम पहुंच रहे हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ. अकॉर्डिंग टू किड्स, व्हाई डज द नाइटिंगेल सिंग सो पैशनेटली? वो क्यों इतना पैशनेटली गा रही? टू अट्रैक्ट अ मेट, अपने मेट को बुलाने के लिए. टू एक्सप्रेस इट्स सॉरो, टू सेलिब्रेट लाइफ, नहीं, टू डिफाई डेथ. वो अपनी मृत्यु को चुनौती दे रही है, उसको एक तरीके से खारिज करे. दैट्स व्हाई शी इज सिंगिंग दैट मच ऑफ पैशनेट, इन दैट मच ऑफ पैशनेट वे कह सकते हैं. व्हाट डज द 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द नाइटिंगेल सॉन्ग रिमाइंड द पोएट ऑफ? तो चाइल्डहुड को याद कराता है, लव को याद कराता है, इमोर्टैलिटी को याद करता है, पेन या सफरिंग को नहीं. तो उसके गाने में ही जैसा कि बताया कि वो उसमें सॉरोफुल और प्लेंटिव और टोन है, तो इट रिमाइंड्स द पोएट पेन एंड सफरिंग. 50 क्वेश्चन नंबर. What feeling does the Nightingale's song initially evoke in the poem? In the poet, ecstasy, sadness, confusion और indifference? नहीं, तो उसको sadness ही देता है दरअसल. What feeling? तो किस तरह का फीलिंग देता है वो? sadness, दुख, पीड़ा, कष्ट. 51 देखिए. What is the central theme of the पोएम द हॉलो मैन? हॉलो मैन के क्वेश्चन लिखा है टी.एस. इलियट. टी.एस. इलियट की यह पोएम समझिए कि जो आधुनिकता के बाद जो हम लोगों में एक मोरल और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस आया है ना, हमें जो डिस्पियर, कह सकते हैं डिल्यूजन और मतलब भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, हम खास करके वर्ल्ड वार 1 के बाद लिखी गई है कविता, है ना. तो इंसान में जो एक खालीपन है, हॉलो का मतलब ही होता है ना, छिछला या फिर खालीपन, तो उस जैसे विषय पर लिखी है. बहुत लंबी कविता है, इट्स कंटेनिंग 98 लाइन्स, तो लंबी कविता है. तो इसमें कह रहा है कि इसका सेंट्रल थीम क्या है? होप एंड रिडेम्पशन. रिडेम्पशन है क्या? नहीं. डिस्पेयर एंड स्पिरिचुअल इम्पटीनेस, बिल्कुल यही है. निराशा और आध्यात्मिक खालीपन इस पूरी पोएम में उसी चीज को संबोधित किया गया है. Which literary device is prominently used in the line shape without form, shade without color? तो यह which literary device is prominently used in the line shape without form, shade without color? तो इसमें कौन सा वो यूज किया गया? तो यस, इट्स अ मेटाफर. मेटाफर हो जाएगा इसमें, है ना. मेटाफर सिंपली तो है नहीं. चलिए आगे देखते हैं. 53 देखिए. द पोएम द हॉलो मैन alludes to which historical event or time period? है ना. तो देखिए इसमें जब हम बात करते हैं इस पोएम में, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल और कुछ दूसरे नॉवेल्स का भी इसमें जिक्र आता है. जैसे जोसेफ कॉनराड का एक नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, वो जानते होंगे. हार्ट ऑफ डार्कनेस में एक कैरेक्टर है, कुछ नाम है, मिर्जा कुछ नाम है, तो उसका भी जिक्र आता है. हार्ट ऑफ डार्कनेस का भी जिक्र आया है ना. उसके बाद वर्ल्ड वार 1 का भी है.
तो इसमें वही पूछ रहा है, द पोएम द हॉलो मैन अलूड्स टू व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट और टाइम पीरियड, तो वर्ल्ड वार वन और द रेनेसां, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नो, सो द ही इज टॉकिंग अबाउट, यस, इट ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वार वन, है ना। 54 what do the eyes mentioned in the poem primarily symbolize, जो हॉलो मैन पोएम है उसमें आईज जो वर्ड यूज किए हैं टी.एस. एलियट, उसका क्या अर्थ है, तो क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ब्लाइंडनेस एंड इग्नोरेंस, यस, तो उस आइज का मतलब है कि हम अंधे हैं और इग्नोरेंस अर्थात हमें अज्ञानता भी है ना, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, बार बार इस तरीके का लाइन वो कह रहा है इसमें, है ना, एक तरीके की चिंता है, एक तरीके की दुख है, एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है इस पूरे पोएम में, आप देखेंगे। द फ्रेज दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट a whimper suggest what about the ending of the world, ये जो लाइन है वो किस तरह से दुनिया के समाप्ति के बारे में बता रहा है, तो इट विल एंड ड्रामेटिकली एंड वायलेंटली, it will end quietly and insignificantly, it will end with hope and renewal, it will never end, नहीं, तो कहता है कि कैसे end होगा, it will end quietly and insignificantly, है ना, तो it will end कैसे, क्वाइटली, शांति से, और इनसिग्निफिकेंटली, बिना किसी महत्व के ही खत्म हो जाएगी ये दुनिया। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हॉलो मैन व्हाट डू द ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम सिंबलाइज, तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन को ये दिखाता है, पॉलिटिकल टर्मोइल को दिखाता है, मोरल डिके को दिखाता है, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन को दिखाता है, इट शोज आर मोरल डिके, है ना, नैतिक पतन, नैतिक ह्रास को यह शो करता है ना। 57 क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शैडो मेंशन्ड इन द पोएम, तो इसमें शैडो का क्या अर्थ है, तो इट रिप्रेजेंट्स फियर एंड अनसर्टेनिटी, इट सिंबलाइज एनलाइटमेंट एंड क्लैरिटी, इट सिग्निफाइज होप एंड ऑप्टिमिज्म, इट डिनोट्स फिजिकल डार्कनेस, नो, इट सिंबलाइज फियर एंड अनसर्टेनिटी, है ना, यह भय और अनिश्चितता को दिखाता है, क्या, शैडो, शैडो के अंदर छाया। 58 what does the repetition of this is the way the world ends emphasize in the poem, वो बार बार जो कही जा रही है इस पूरी कविता में, दिस इज द वे द वर्ल्ड विल एंड, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा मतलब है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, की जो विनाश की कह सकते हैं कि अपरिहार्यता है वो हो के रहेगी, अर्थात विनाश हो के रहेगी, दैट इज इनएविटेबल, दैट इज अनअवॉइडेबल, उसको आप नकार नहीं सकते, उस वो अपरिहार्य हो ही जाएगा, मतलब जिस तरीके के इंसानों में अब चीज़ें खो रही है, जो जिसकी बात करता है कि इंटरनली वो खोखला होता जा रहा है, स्पिरिचुअली वो बहुत एम्प्टी होता चला जा रहा है ना, इज डिवॉइड ऑफ मोरल क्वालिटीज, है ना, तो इस वजह से कहता है कि देयर इज क्वाइट सर्टेन दैट डिस्ट्रक्शन विल हैपन। हाँ, 59 what does the phrase hollow man suggest about the poem's protagonist, देखिए प्रोटैगोनिस्ट, है ना, तो ये देखिए पूरा एकदम जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत डीप नहीं कह रहा हूँ कि लेकर आया हूँ, बट ये जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, मतलब कि उसके वर्ड से ही है, हॉलो मैन का मतलब यहाँ क्या है वो पूछ रहा है, दे आर फिजिकली वीक, दे आर स्पिरिचुअली एम्प्टी, दे आर इमोशनली अनस्टेबल, दे आर इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, नो, सो द आंसर इज दे आर स्पिरिचुअली एम्प्टी, जिनको वह हॉलो मैन कह रहा है, वो हॉलो कहने का मतलब वो खाली किस तरीके से है, स्पिरिचुअली दे आर एम्प्टी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी हैव ओनली 10 क्वेश्चन मोर, ओके, सो आफ्टर 10 क्वेश्चन वी विल कंप्लीट द सेशन, ओके, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द हॉलो मैन, जो टोन है उसमें किस तरह का टोन आपको दिखता है, सो इट्स जॉयफुल, बिल्कुल नहीं भाई, उसने तो पूरी जब विनाश 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 कह रहा है तो ये जॉयफुल थोड़े हो सकती है, मेलंकोलिक एंड डिस्पेयरिंग
ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल बिल्कुल नहीं, सैटिरिकल एंड ह्यूमरस, सटायर तो यूज किया है बट टोन की बात हम जब करते हैं तो दैट इज मेलंकोलिक, वो मेलंकली है, उसमें दुख है, पीड़ा है, कष्ट है ना। उस पूरी कविता का अगर टोन के बारे में पूछा जाता है। देखिए 61, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अच्छा ये खत्म हो गया हेलो मैन, अब लास्ट पोएम है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जैसे ओल्सो इनका ने लिखा है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर है ना, और कैसे खास करके ब्लैक जो रेस है उसके प्रति हमारी एक इन्फीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्स, मतलब इन्फीरियर थॉट्स रहते हैं, उसको हम एक निचली निगाहों से देखते हैं, तो उसके बारे में पोएम है। उसका थीम पूछ रहा है कि क्या है, लव एंड बिट्रायल, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो इसका सीधा सा जो है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन है ना, नस्लवाद और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव का यह इसमें दिखाया गया है थीम। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर थ्रू आउट द पोएम, इंडिफरेंस है, उस टोन क्या है जो स्पीकर है, जो स्पीकर किस पोएम का, वही टेलीफोन कन्वर्सेशन का, तो कैसा है टोन, एंगर एंड रेसेंटमेंट है, जॉय एंड अम्यूजमेंट है, पैथी एंड डिसइंटरेस्ट है, नहीं ये है एक गुस्सा है, क्योंकि जो नरेटर है ना, या फिर जो पोएट है उसके बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है, मतलब नरेटर पोएट से मतलब नहीं, पोएट से मतलब नहीं, लेकिन जो नरेटर है जो बात कर रहा है एक तरफ कॉल में है ना, जिसके उसके बारे में जब जो बात कही जा रही है वो मतलब कि थोड़ा सा ठीक बात नहीं है ना, डिस्क्रिमिनेटरी वो बात कही जा रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है, तो उसके प्रति क्या होगा, एंगर है, रिसेंटमेंट है। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, हाउ डज स्पीकर फील अबाउट लैंडलेडीज रिएक्शन टू हिज रेशियल आइडेंटिटी, है ना, तो स्पीकर है वो लैंडलेडी हाँ एक बार फिर से देखते हैं, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द लैंडलेडीज रिएक्शन टू हिज रेशियल आइडेंटिटी, है ना, वो जो लैंडलेडी है उसके रिएक्शन के बाद वो किस तरीके का मतलब उसमें फील करता है अपने आइडेंटिटी को लेकर, है ना, तो एम्यूज्ड एंड एंटरटेन, कौन फील करेगा भाई एम्यूज एंड इंटरटेन्ड, इंडिफरेंट एंड अनअफेक्टेड, ऐसा भी नहीं है, ऑफेंडेड एंड आउटरेज, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, नहीं, वो कैसा फील करता है, वह फील करता है ऑफेंडेड फील करता है, और आउटरेज्ड उसमें गुस्सा भी आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। 63, let's move to the 64 number question, what literary device are prominently used in telephone conversation, किस तरीके के उसमें वो यूज किए गए हैं, है ना, फिगर ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइस, तो एलिट्रेशन एंड सिमली, आयरनी एंड मेटाफोर, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन एंड फोरशैडोइंग, इसमें जो मुख्य रूप से अगर मुझे देखा जाए तो क्या आयरनी यूज किया है ना, आयरनी एंड मेटाफोर का बहुत यूज है, जिसके जरिए एक तरीके से तंज भी कस रहे हैं जो नरेटर है वो इनके ऊपर, इसलिए जब वो पूछता है कैसा आपका रंग है तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के इधर उधर करके एकदम कई तरह का ऑप्शंस देते हैं ना, तो इट शोज दैट ही इज सटायर वगैरह का बहुत यूज करते हैं ना, आयरनी एंड मेटाफोर। 65, which statement best describes the impact of the poem's ending, हाँ तो कौन सा लाइन पोएम के एंडिंग के बारे में एकदम एग्जैक्ट बता रहा है, द स्पीकर फाइंड्स अ न्यू अपार्टमेंट, क्या ऐसी बात है, द स्पीकर एंड द लैंडलेडी रिकॉन्साइल, ऐसा भी नहीं है, द स्पीकर लीव्स द कॉन्वर्सेशन फीलिंग डिफीटेड, नहीं ये बात नहीं, क्या होता है, द स्पीकर एक्सपोज द लैंडलेडीज प्रिजुडिसेस, जो उसकी पूर्वाग्रह है खास करके रेस के प्रति, एक विशेष रंग के प्रति, उसको एक तरीके से पूरा उजागर करते हैं आखिर में, अगर आप उस कन्वर्सेशन को देखेंगे उस पोएम में, है ना, तो वो पूरा बताते हैं एकदम जो उनकी भाव है एक रेस के प्रति वो। हाँ 66, व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफोर यूज्ड इन द पोएम अ रिवर, अगला जो लास्ट पोएम हमारे सामने है के रामानुजन का रिवर, उसके बारे में आप देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफोर यूज्ड इन द पोएम अ रिवर बाय के रामानुजन, ए फ्लोइंग रिवर, meandering path,
रेस्टलेस ट्रैवलर, ए चेंजिंग लैंडस्केप। तो एक हमको क्या, व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर? द मेटाफर है फ्लोइंग रिवर, इसी का यूज करते हैं हम। 67 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर्स कोर्स इन द पोएम? तो रिवर कोर्स का इसमें क्या रोल है, सिग्निफिकेंस है? इट रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज, इट सिंबलाइज द नरेटर्स जर्नी थ्रू लाइफ, इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड, इट सिग्निफाइज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर। तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स कोर्स इन द पोएम? तो इट सिंबलाइजेज द नरेटर जर्नी थ्रू लाइफ, नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, इसका आंसर होना चाहिए इट रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज, ये होना चाहिए, है ना जी। या 67, हाँ 68 देखते हैं। 68, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द रिवर्स मूवमेंट? हाउ डज पोएट डिस्क्राइब्स द रिवर्स मूवमेंट? उसको किस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है? स्मूथ एंड ट्रांक्विल, स्विफ्ट एंड रिलेंटलेस, सीरीन एंड अनचेंजिंग, जेंटल एंड प्रिडिक्टेबल। नहीं, इसमें क्या है, जो रिवर का मूवमेंट है उसको स्विफ्ट मतलब तेज समझिए, रिलेंटलेस और धारा प्रवाह एकदम नियत के रूप में वो परिभाषित करता है ना, तो स्विफ्ट और रिलेंटलेस हो जाएगा। 69 देखिए, व्हाट इमोशंस डज द रिवर इवोक इन द पोएट? जॉय एंड एक्साइटमेंट, नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग, फियर एंड एप्रीहेंशन, पीस एंड कंटेंटमेंट। नहीं, तो इसका जो इमोशन है वो नॉस्टैल्जिया है ना, बचपन से जिस उस नदी को देखकर वो बड़ा हुआ है तो उसके प्रति एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग है ना, एक गृह क्लेश क्या कहते हैं, गृह प्रेम जैसा कुछ होता है नॉस्टैल्जिया को। 70 एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ गए हैं। तो देखिए हमारे सामने है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द रिवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ? देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इस पोएट क्या कहता है कि रिवर्स का ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये बात भी ठीक है, नदियों का तो यही मतलब है, लेकिन पर्टिकुलरली हमको इस पोएम के वो में देखना है ना। तो इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन पीपल, नहीं भाई ये तो नहीं है। इट शेप्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इस पोएम के हिसाब से देखिए तो ये जो ऑप्शन है कि नदियाँ क्या करते हैं, सभ्यताओं और संस्कृतियों को आकार देती हैं, तो ये बात है कि रामानुजन इस पोएम, इस कविता में समझाना चाहते हैं। ये सही बात है कि नदियाँ ही क्या करती हैं, हमारे लिए समृद्धि और प्रचुरता लेकर आती हैं। वो हमारे समझिए कि कृषि प्रधान देश की एक जड़ें होती हैं नदियाँ या जलाशय जितने भी हैं, तो ये भी बात सही है। बट एज फॉर द पोएट एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस टू दिस पोएम, the answer is it shapes the cultures and civilizations. Okay, and one question is for you, and yeah, it is about your mock test. If you are interested in taking mock test, and it is quite essential as I have told you many times, so you can avail this by downloading the Study for Goals app. Okay, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं हॉलोमैन से लेकर आया, हॉलोमैन से लेकर कि द पोएम द हॉलोमैन बाय T.S. Eliot कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? ये आप थोड़ा खुद मेहनत करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हॉलोमैन जो पोएम है उसमें कितनी लाइन है ना, हॉलोमैन जो पोएम है उसमें कितनी लाइन है। ओके, सो इट वाज द क्लास, और यदि आपको आंसर की मिलान करना है तो इससे आप दे सकते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर द वीडियो, और आपको अच्छा लगता है तो स्टडी फॉर गोल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें झारखंड से संबंधित जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे संबंधित कंटेंट आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, हर तरह के कोर्स, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।